नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रक्रियात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारे प्रतिनिधि शासन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसको। इसमें क्या होता है? इसमें मतदान वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, वयस्क नागरिक वोटिंग करते हैं और निर्वाचित प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। इस तरह से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती है, बल्कि उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं, उनके द्वारा शासन चलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे क्या होता है? वर्तमान में अधिक जनसंख्या, इस समय देखा जाए संपूर्ण विश्व में तो बड़े राष्ट्र हैं, अधिक क्षेत्रफल है, अधिक जनसंख्या है और बड़े राज्य होने के कारण अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है। मित्रों, बड़ा क्षेत्रफल है, अधिक जनसंख्या है, तो जनता सीधे निर्णय नहीं ले सकती, इसलिए प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब देखा जाए चाहे भारत हो या यूएस हो, विश्व में देखा जाए इस समय तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हालांकि यूएसए में भी लोकतंत्र है। इस तरह देखें फ्रेंड्स, यहाँ भी लोकतंत्र प्रचलित है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल स्विट्जरलैंड के कुछ राज्यों में ही प्रचलित है। स्विट्जरलैंड यूरोप का छोटा देश है, उसके जो कैंटन होते हैं, छोटे राज्य होते हैं, वहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि बड़े राज्य हैं, अधिक जनसंख्या है, जिसलिए जनसंख्या सीधे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं आगे शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र। मित्रों, एक शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र होता है, एक उदारवादी राज्यों में पाया जाता है। इसमें इसके समर्थक लोकतंत्र के मूल्यों को स्थान देते हैं। जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज हैं, लोकतंत्र के मूल्य हैं, उसको स्थान दिया जाता है। इसमें क्या होता है? बहुमत का शासन होता है। जैसे भारत में देखा जाए मित्रों, तो भारत में यदि किसी दल को 272 लोकसभा सीटें जीत ली जाती हैं 543 लोकसभा सीटों में से, तो बहुमत का शासन स्थापित हो जाता है, इसलिए इसे बहुमत का शासन भी कहा जाता है। शास्त्रीय लोकतंत्र अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यों का ही समर्थन करता है। इसमें क्या होता है? प्रतिनिधि शासन करते हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा शासन किया जाता है और इसमें उत्तरदायी और सहमति, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है, उत्तरदायित्व होता है और जनता की सहमति पर आधारित शासन होता है। क्योंकि मित्रों, यदि बहुमत समाप्त हो जाएगा तो सरकार को सामूहिक रूप से त्याग पत्र देना होता है, इसलिए इसे बहुमत का शासन और उत्तरदायी लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसमें हमारे प्रतिनिधियों को बहुमत होना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, इसमें विधि की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है। कानून की सर्वोच्चता अर्थात कानून का राज होता है, संविधानवाद का शासन होता है, निरंकुश शासन पर नियंत्रण। तो मित्रों, जो निरंकुश शासन व्यवस्था होती है वो नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ की जो कार्यपालिका होती है, मंत्री परिषद होती है, वह उत्तरदायी होती है, इसलिए निरंकुशता पर नियंत्रण बना रहता है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, भागीदारी मूलक का लोकतंत्र है। मित्रों, एक नारीवादी थिंकर थी पैटमैन। इस नारीवादी थिंकर पैटमैन ने भागीदारी मूलक लोकतंत्र की अवधारणा दी है। ये भागीदारी का अर्थ होता है सभी वर्गों को भागीदारी मिलनी चाहिए, फिर चाहे महिला हो या पुरुष हो। ये पैटमैन महिलाओं को भागीदारी देने की समर्थन करती हैं। तो फ्रेंड्स, महिलाओं को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कैसे? सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र का भी लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। डेमोक्रेटाइजेशन इन फैमिली अर्थात महिलाओं को भी बराबर मूल्य मिलना चाहिए, राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए, उनको पर्याप्त मूल्यों का महत्व होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि महिलाएं सामान्यतः घरेलू कार्य में लगी होती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी किसी भी पद और प्रतिष्ठा पर जाने का अधिकार होना चाहिए। जैसे देखा जाए कि मित्रों, यूरोप में भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ब्रिटेन में, फ्रांस में, न्यूजीलैंड में, इसी तरह से यूएसए में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार
बाद में दिया गया है। आरंभ में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं महिलाओं को भी हिस्सा मिलना चाहिए, महिलाओं के भी नागरिक अधिकार होने चाहिए। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। और नौकरशाही देखा जाए इसमें, तो नौकरशाही को भी पारदर्शी, जो ब्यूरोक्रेसी है उसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए और अनुक्रियाशील बनाया जाए। नौकरशाही अच्छी होगी तो डेमोक्रेसी अच्छी तरह से कार्य कर सकेगी। फ्रेंड्स, एक सिद्धांत है गुणतंत्र का लौह नियम, इसे कहते हैं अल्पतंत्र का लौह नियम। ये अल्पतंत्र का लौह नियम क्या है फ्रेंड्स? इसमें क्या है, ये सिद्धांत कहता है, ये रॉबर्ट मिशेल ने दिया है। रॉबर्ट मिशेल एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, उन्होंने गुणतंत्र का लौह नियम दिया है। वो कहते हैं इसके अनुसार कुछ ही लोग शासन करते हैं। जैसे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, लेकिन शासन नहीं करते। उनमें कुछ पॉलिटिकल यूनियन होती हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, उनमें कुछ ही लोग होते हैं जिनके द्वारा शासन किया जाता है। इसे एक प्रकार का अभिजनवादी सिद्धांत कहते हैं। राजनीति का अभिजनवादी सिद्धांत फ्रांसीसी रॉबर्ट मिशेल और मोस्का ने दिया था। तो इसमें क्या होता है, रॉबर्ट मिशेल और मोस्का ये अभिजनवादी सिद्धांत देते हैं। चाहे ये कहते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें कुछ ही लोगों के द्वारा नियम लिए जाते हैं, वही हावी रहता है, जिसे अल्पतंत्र होता है, अल्पसंख्यक होते हैं और उन्हीं के नियम सभी पे लागू होते हैं। इसलिए इसे अल्पतंत्र का लौह नियम या गुणतंत्र का लौह नियम कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे देते हैं बहुलवादी लोकतंत्र। तो मित्रों, बहुलवादी लोकतंत्र क्या है? ये कहते हैं कि समाज के अनेक समूह शक्ति और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। समाज में अनेक समूह होते हैं, जातियां होती हैं, धर्म होते हैं, गोत्र होते हैं, भाषा होती है, इत्यादि के आधार पर विविधता पाई जाती है और ये सभी समूह सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं और जो लोग सत्ता में आ जाते हैं वही कब्जा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, बहुलवादी बहुलतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुलवादी होते हैं वह बहुलतंत्र शब्द का प्रयोग लोकतंत्र के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुलतंत्र क्या है, पॉलियारी क्या है, बहुल अल्पसंख्यकों का शासन। क्योंकि समाज में इतने वर्ग पाए जाते हैं जिनकी जनसंख्या अल्पसंख्यक के तुल्य हो जाती है, इसलिए कहा जाता है बहुल अल्पसंख्यक। ये बहुल अल्पसंख्यकों द्वारा शासन किया जाता है। जैसे भारतीय समाज में देखा जाए तो अनेक जातियां हैं, इनकी छोटी छोटी आबादी है, ये अल्पसंख्यक जातियां हैं, लेकिन ये राजनीति की प्रतिस्पर्धा में सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयास करती रहती हैं। तो इसे बहुलतंत्र या बहुल अल्पसंख्यकों का शासन स्थापित होता है। फ्रेंड्स, आगे देंगे, एक पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, राजनीति और बाजार। राजनीति एक प्रकार से मार्केट का रूप धारण कर रही है। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वह एक प्रकार से मार्केट का कार्य करती हैं और जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, वह एक प्रकार से कस्टमर या ग्राहक का कार्य करते हैं। इस तरह से मतदाताओं और राजनीति के बीच में सौदेबाजी होती है और राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ मतदाताओं को अर्थात ग्राहकों को खींचने का प्रयास करती हैं। एक पुस्तक लिखी है रॉबर्ट डॉल और लिंडब्लॉम ने, ये पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स आज की राजनीति पर आधारित है, क्योंकि आज की राजनीति में एक प्रकार से बाजारवादी व्यवस्था लागू हो गई है। तो फ्रेंड्स, आगे देते हैं बहुलतंत्र क्या है? ये शासन बहुल अल्पसंख्यकों द्वारा चलाया जाता है। बहुलतंत्र में शासन बहुल अल्पसंख्यक होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। शासन बहुमत की बजाय आम सहमति से चलाया जाता है। ये कहते हैं कि शासन जन सहमति से चलाया जाता है, क्योंकि अनेक अल्पसंख्यक होते हैं, उनकी बातों को, उनकी मांगों को स्वीकार करना पड़ता है। लोकतंत्र में परंपरागत मूल्यों को अस्वीकार कर दिया गया है। यह बहुलतंत्र मानता है, लोकतंत्र का बहुलतंत्र सिद्धांत मानता है कि परंपरागत लोकतंत्र के मूल्य हैं वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि वर्तमान में राजनीति
एक मार्केट के समान है, एक बाजार के समान है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बहुलवादी लोकतंत्र। ये बहुलवादी लोकतंत्र फ्रेंड्स की मान्यताओं का खंडन, इनकी मान्यताओं को भी खंडन किया जाता है। तो फ्रेंड्स विभिन्न समूहों द्वारा सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। समाज में अनेक समूह होते हैं, वह राजनीति में सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। भिन्न भिन्न जातियां राजनीति में हिस्सा मांगती हैं, अपने जातीय समूह बनाती हैं, और ये जातीय समूह क्या है? एक प्रकार से प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह की तरह कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सौदेबाजी भी करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स लोकतंत्र का वर्णन संस्थात्मक रूप में करते हैं। लोकतंत्र एक क्या है? एक संस्था है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। फ्रेंड्स आगे देखेंगे नव बहुलवादी और बहुलतंत्र है। तो नव बहुलतंत्र भी है फ्रेंड्स, ये रॉबर्ट डॉल और लिंड विलियम से संबंधित है। तो इसमें क्या है? समाज में आर्थिक संगठन ज्यादा शक्तिशाली है। वर्तमान में देखा जाए तो राजनीति में उद्योगपति पूंजीपति घराने अधिक रुचि ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से या नेतृत्व को खरीद फरोख्त में माहिर होते हैं, इसलिए इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये ज्यादा इफेक्टफुल है। आर्थिक संगठन अधिक शक्तिशाली है फ्रेंड्स। शासन सत्ता की प्रतिस्पर्धा में आर्थिक संगठन अधिक प्रभावी है वर्तमान में। ठीक है फ्रेंड्स। और क्या होता है फ्रेंड्स इसमें कि इसमें देखिए एक है मिश्रित संविधान। ये मिश्रित संविधान देखा जाए फ्रेंड्स, ये अवधारणा अरस्तु ने दी थी। यूनान के दार्शनिक अरस्तु थे, वो कहते थे ये मिश्रित संविधान कुलीन तंत्र और लोकतंत्र दोनों को शामिल करता है। अर्थात कुलीन तंत्र होता है जिसमें संख्या और विवेक दोनों को महत्व दिया जाता है। फ्रेंड्स मिश्रित संविधान में दोनों चीजों को महत्व दिया जाता है। इसमें संख्या और विवेक दोनों को महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रित रूप है। ठीक है फ्रेंड्स। प्राचीन यूनान में एक फ्रीमैन की कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स ये फ्रीमैन क्या थे? प्राचीन यूनान में देखा जाए तो आपका जो लोकतंत्र प्रचलित था उसमें कुछ ही लोग भाग लेते थे। तो फ्रेंड्स देखेंगे प्राचीन यूनान नगर राज्यों में नागरिकता प्राप्त थी। जो फ्रीमैन थे राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते थे, उन्हीं को नागरिकता प्राप्त थी, राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। तो फ्रेंड्स केवल 10% इनकी पॉपुलेशन थी। फ्रीमेंस थे, इनकी पॉपुलेशन लगभग 10% थी। ये राजकीय, प्रशासनिक और न्याय कार्य करते थे। इस तरह से यूनान की राजनीति में 10% लोग थे, ये फ्रीमैन थे। इनके द्वारा ही राजनीति, प्रशासन, न्याय का कार्य किया जाता था। मित्रों यूनान के एथेंस में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र प्रचलित था। इसी तरह से भारत के वैशाली में भी लोकतंत्र प्रचलित था। तो मित्रों अब हम लोकतंत्र का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। कई हमने वीडियो तैयार किए लोकतंत्र पे। फ्रेंड्स अच्छा लगा तो शेयर करिए।